सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। जो भी जुड़ गए हैं उनका सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं जी। जितने छात्र जुड़े हैं सबका हम बहुत स्वागत करते हैं। और देरी के लिए चूंकि थोड़ा सा एक कार्यक्रम में व्यस्तता है ना जी, एक कार्यक्रम में छोटे से एक सेमिनार की में थोड़ा व्यस्तता है, तो वहाँ से भागते हुए तो हमें लगा क्लास ले लेनी चाहिए। आ गए थे तो हम कहे क्लास ले लेते हैं ना जी। बाकी वहाँ पे अब थोड़ा सा कल परसों में समाप्ति उसकी हो जाएगी, तो बस उसके बाद आपको एकदम रेगुलर क्लासेस मिलेगी है ना जी। वंदे मातरम। अजय कुमार जी नमस्कार, वंदे मातरम है ना जी। कोई बात नहीं है, अगर जो जगन है वो क्लास ले लें, नहीं तो आराम से सुखेन आनंदन बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। हालांकि आपका ये जो थंबनेल है वो पुराना है, क्योंकि भागते दौड़ते क्लास में आया हूं है ना जी। तो जो थोड़ा बहुत अगर असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा बहुत अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है जी। शुरुआत करते हैं। ये आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं कारक की जो श्रृंखला है। चूंकि आज एक क्लास पब्लिक किया हूं मैं, ये चूंकि आज कारक का लास्ट लगभग लास्ट हो ही जाएगा, तो इसलिए क्लास पब्लिक की गई है। तो ये जो पेड छात्र हैं उनसे मैं बता रहा हूं कि भाई आपकी ये क्लास जो है वह पब्लिक है। क्या है जी? आज यह क्लास आपकी पब्लिक की गई है, पेड वाली क्लास, ठीक है जी। तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे एक साथ मिलकर अधिकरण कारक। कौन सा जी पढ़ना है हमको? अधिकरण कारक। कौन सा कारक पढ़ेंगे जी? अधिकरण कारक पढ़ेंगे हम लोग, अधिकरण कारक, ठीक है जी। कौन सा कारक? अधिकरण। चूंकि आपने अपादान पढ़ लिया है संबंध कारक। चूंकि भी हम, क्योंकि कारक 6 होते हैं, आपने कर्ता पढ़ा, कर्म पढ़ा है ना जी, संप्रदान पढ़ा, अपादान पढ़ा, संबंध नहीं। और अपादान के बाद आपका आता है अधिकरण, क्योंकि आपने पढ़ा है कर्ता कर्म करणम चा संप्रदानम तथैव चा अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। तो पहले हम कारक के विषय में चर्चा करेंगे। चूंकि कारक 6 होते हैं तो पहले उन 6 कारक की चर्चा करेंगे। बाद में जो विभक्तियां 7 होती हैं तो वो षष्ठी विभक्ति, क्योंकि षष्ठी में संबंध कारक हम मानते नहीं हैं, संस्कृत मानता नहीं है, इसलिए हम उस षष्ठी विभक्ति को लास्ट में पढ़ेंगे। कारक में अधिकरण कारक उसके हम पहले पढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं मेरे प्यारों? क्यों? आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन हम करते हैं, ठीक है जी। और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अधिकरण कारक की बात करते हैं। विभक्ति कौन सी होती है अधिकरण कारक में? कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी होती है? अधिकरण कारक में विभक्ति होती है सप्तमी। कौन सी? बोलो बोलो बोलो। तो कहते हैं सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी? सप्तमी, ठीक है जी। विभक्ति कौन सी? तो कहते हैं सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक होता है। इतना तो क्लियर सबको पता होगा है ना जी। आइए हम देखते हैं। चूंकि कभी पूछे अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र, मतलब अधिकरण कारक बताने वाला सूत्र, ये आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे अपादान की संज्ञा करने वाला सूत्र है ना जी, जी समझे ना जी। अपादान की संज्ञा करने वाला, अधिकरण की संज्ञा करने वाला, सेम टू सेम वैसे ही आपका क्या है मेरे प्यारों? वैसे ही थोड़ा शेयर कर दें भैया क्लास को, जो भी है मतलब जो है वो आ जाए, कोई समस्या नहीं है ना जी। तो वैसे ही अधिकरण संज्ञा करने वाला एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं क्या? आधारोधिकरणम। क्या बोलते हैं? आधारोधिकरणम। अस्तु, आधारोधिकरणम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधारोधिकरणम बोलते हैं। अस्तु, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कहोगे नास्ति। आधारोधिकरणम, ठीक है। आप भी लिख लीजिए। यह क्या करता है? यह अधिकरण है, यह जो है अधिकरण कारक करने वाला सूत्र होता है। कैसा सूत्र होता है मेरे छात्रों? तो कहते हैं यह अधिकरण कारक करने वाला सूत्र होता है। कौन सा?
कहते हैं अधिकरण कारक करने वाला सूत्र कौन सा? आधारोधिकरणम। याद रखना, कभी भी आपके एग्जाम में पूछे अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र या अधिकरण कारक करने वाला सूत्र आधारोधिकरणम। बोलो बोलो बोलो, जितने छात्र हैं बोलो आधारोधिकरणम। अस्तु, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यही आधारोधिकरणम और आधारोधिकरणम विभक्ति कौन सी? तो आपने कहा सप्तमी। जैसे क्या होता है, आपने कहा द्वितीय विभक्ति का जहां जहां कर्म कारक होता है वहां द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से? तो कहते हैं कर्मणि द्वितीय। जहां जहां कर्ण कारक होता है वहां विभक्ति किससे? तो कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से। जहां जहां संप्रदान कारक होता है वहां विभक्ति किससे लगती है? तो कहते हैं चतुर्थी संप्रदाने से। वैसे ही जहां जहां अधिकरण कारक होगा वहां वहां सप्तमी किस सूत्र से लगती है? तो कहते हैं एक सूत्र आता है सप्तम्यधिकरणे चा। सप्तम्यधिकरणे चा, ये सूत्र होता है, सप्तम्यधिकरणे चा। समझे ना जी? सप्तम्यधिकरणे चा, ये भी सूत्र होता है। ये जो सूत्र आपसे क्या कहता है? यह सूत्र आपसे क्या कहता है मेरे प्यारों? यह सूत्र आपसे कहता है सप्तम्यधिकरणे चा, कहता है कि जहां जहां अधिकरणे मतलब अधिकरणे मतलब अधिकरण में, सप्तम में मतलब सप्तमी होती है, चा मतलब और, तो मतलब कहीं कहीं कुछ और भी होगा, लाइक षष्ठी, है ना जी? कृपया चलिए जी, अब क्या बताएं हैं, तो थोड़ा सा हमारी भी समस्या समझिए। हमें पता है हमारे छात्र बहुत अच्छे समझते हैं। आगे चलते हैं। अब इसको आधारोधिकरणम का मतलब समझ लो। आधारों से तात्पर्य है यहां पर क्या? आधार। आधारों से तात्पर्य क्या है? यहां पर आधार। ठीक है जी, आधारों का अर्थ मतलब आधार। अधिकरणम से क्या तात्पर्य? तो कहते हैं अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण। यही दो चीजें हैं इस पूरे सूत्र में, आधारोधिकरणम में। ठीक है जी, अधिकरण। अब सीधा सीधा आधारोधिकरणम का कोई अर्थ पूछे, कोई मतलब पूछे, इसका अर्थ यही होता है कि आधार में अधिकरण कारक होता है। आधार में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। ठीक है, सप्तम्य अधिकरणे चा मतलब, अब इसका अर्थ क्या होता है? अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, अधिकरण मतलब अधिकरण में, अधिकरण में सप्तम में मतलब सप्तमी होती है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी। तो कहने का मतलब जहां जहां कोई सूत्र कहेगा कि भाई इस सूत्र से यहां अधिकरण कारक हो रहा है, वहां वहां सप्तमी विभक्ति किससे लगाओगे? सप्तम्यधिकरणे चा। बोलो बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो, सप्तम्यधिकरणे चा। अस्तु, सारे लोग बोलो आधारोधिकरणम। आई बात गई समझ में? अब हम देखते हैं, चूंकि आधारोधिकरणम आपसे कहता है जहां किसी वाक्य में, चूंकि यहां पर एक कोई वाक्य होगा, हमको उसमें बात करनी है। कहेंगे कहीं कोई उदाहरण लिखा हो, कोई वाक्य आपके सामने आ जाए और उसमें कोई एक आधार हो, है ना जी? तो उस आधार में क्या लगाओगे? अधिकरण कारक लगाओगे। और जहां अधिकरण कारक होगा सप्तम्यधिकरणे चा, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। अब एक बात आती है भाई आधार, तो संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण के जो कारक वाला प्रकरण है उसमें जो आधार है यह 3 प्रकार का कहा गया है। कितने प्रकार का जी? तो कहोगे यह 3 प्रकार का कहा गया है। चलो देखते हैं अधिकरण के जो आधार के 3 प्रकार जो देखने हैं। किसके जी? अधिकरण के 3 प्रकार जी। हाँ, सॉरी माफ कीजिए, आधार के 3 प्रकार हम ऐसे लिख लेते हैं जी, एक बढ़िया सा बना लेते हैं। अस्तु, तो अधिकरण के 3 प्रकार हम बना लेते हैं। यहाँ आधार, आपके बार बार अधिकरण आ रहा है। आधार, संस्कृत व्याकरण के कारक में जो आधार होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं मेरे प्यारों वह 3 प्रकार का होता है। और देखते हैं वो 3 कौन से हैं। ठीक है जी, जी ठीक है जी, एक ये और एक ये और आपका एक ये, 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों के नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना जी? उन तीनों के हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। अस्तु, चलो छापो मतलब लिखो, उन तीनों के नाम लिखेंगे। पहला लिखोगे जो कहते हैं भैया कौन सा आधार। भाई जितने छात्र जुड़े हैं भैया सबसे निवेदन है प्लीज सेशन को जहां तक है लाइक कर दे। आधे लोग सो गए होंगे, उनको उठाओ, उठाना नहीं है, बस केवल प्यार से देखते रहिए, शेयर करते लाइक करते रहिए बस। औपश्लेषिक आधार पहला कौन सा है? औपश्लेषिक। बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्जाम्पल यहां से बनता है औपश्लेषिक, औपश्लेषिक आधार। ठीक है जी, औपश्लेषिक आधार पहला। दूसरा है वैषयिक आधार। कैसा आधार?
कहेंगे वैषयिक आधार। कैसा आधार? तो कहते हैं वैषयिक आधार, वैषयिक आधार। तीसरा है बोले तो अभिव्यापक है, अभिव्यापक। कौन सा? अभिव्यापक। अब आपके एग्जाम में जब पूछेगा कि बताओ संस्कृत व्याकरण में आधार कितने प्रकार के, तो आधार 3 प्रकार के। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। सो गए हैं, कोई बात नहीं है, कोई भी चिंता ना से। मैंने पहले मैसेज किया था कि हमें लगता था कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, हालांकि पहुंचा नहीं, बहुत लेट पहुंचा हूं, लेकिन डायरेक्ट मैं स्टूडियो में आया हूं, है ना। हमें लगा क्लास दे देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा 1-2 दिन हो सकता है व्यस्तता बढ़ जाए हमारी, है ना जी। तो अब मन में सोचो कि गुरुजी क्लास नहीं दे रहे हैं, 1 2 3, कोई बात नहीं, आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि ये व्याकरण का हम, क्योंकि पेड क्लास में हम कारक पढ़ा रहे हैं, उसमें अधिकरण कारक का था, तो अधिकरण हम यहाँ पढ़ा, सबको पब्लिक दे रहे हैं ना जी, क्योंकि ऐसे छात्रों से मैंने बात की है ना। पेड वाले छात्र बोले कि नहीं नहीं सर, इनको भी कुछ आप दे दीजिए। अब ये जो ऑप्सलेसिक का मतलब समझ लो। ऑप्सलेस का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। श्लेष का मतलब होता है जुड़ा हुआ। श्लेष का मतलब टच, स्पर्श, कोई वस्तु किसी से छुई होगी, वह ऐसे टच में होगी, वो क्या है? श्लेष कहलाता है। तो ये ऑप्सलेसिक आधार ऐसा आधार होगा जिसमें कहीं ना कहीं आधार किसी में स्पर्श हो रहा होगा, है, टच हो रहा होगा। बढ़िया, सुन रहे, सही कह रहे हैं, मारे खींच के लो, कर लो बात, है ना जी। तो ऑप्सलेस में पक्का उदाहरण कुछ ऐसा होगा जहां पर आपको कोई वस्तु उस आधार में टच होती हुई नजर आएगी। जैसे हम कहते हैं, जैसे आप अपने बेड पे लेटे हुए हो, आप लेट कर देख रहे हो अपना मोबाइल, क्लास देख रहे हो, तो इस समय आपकी जो बॉडी है वो आपके बेड से स्पर्श में है, टच में है ना। तो इस समय जो आपके बेड का, जो आपका आधार है, आपका बेड, वो आपके लिए कैसा आधार होगा? ऑप्सलेसिक आधार होगा। आप कहीं खड़े हो, किसी फर्श पे खड़े हो, जैसे मैं आप खड़े होकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस समय ये जो फर्श है वो हमारे पैर के, जो हमारा पैर है, दोनों का स्पर्श है आपस में। तो मेरे लिए ये जो हमारी फर्श है जहां मैं खड़ा हूं, ये फर्श मेरे लिए किस प्रकार का आधार है? तो ऑप्सलेसिक आधार है। समझे ना जी? हमें पता है, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके बताएं, ठीक है जी। ऑप्सलेसिक आधार समझ गए, जहां पर कोई वस्तु किसी से स्पर्श हो रही हो, टच हो रही हो, इज कॉल्ड किम? ऑप्सलेसिक। और इसका एक उदाहरण है, छापो है, आओ लिखो, चुप पे क्लास को शेयर कर दो, भेज दो, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखा नहीं देखेगा, है ना जी। बहुत दयालु हैं, आओ। हाँ, बहुत दयालु भाई, पेड क्लास वाले कहते हैं भाई हमें थोड़ा इनको भी पढ़ा, मतलब इनको दे दीजिए, है, तो कोई बात नहीं। इसका उदाहरण लिखो, और उदाहरण लिखने के पहले एक चीज समझ लो, ध्यान देना, ये ऑप्सलेसिक, वैषयिक और अभिव्यापक, इसमें जो उदाहरण आपको बताए जाएंगे, और वही तो वही एग्जाम में पूछेगा, तो वही उदाहरण पूछेगा, है। ये पिट उदाहरण हुआ करते हैं, विभा सिंह जी, प्रीति सिंह जी, जितने भी उज्ज्वला जी और संध्या जी, शिखा शिवाय जी, जितने नीलम राजपूत जी, पूनम पांडे जी, जितने गिरीश कुमार जी, सबका बहुत स्वागत है भाई, बंधन है, आप जग रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप क्लास में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी उपस्थिति से हम हैं, नहीं तो नहीं। उदाहरण लिखो, कटे आस्ते, लिखो कटे आस्ते, बोलो बोलो। अब तब तो बेड था नहीं, है, तब तो बेड था नहीं, तो काहे उदाहरण दें बेड वाला, है। तो चलो लिखो कटे आस्ते, लिखो, ये है उदाहरण आपका, ठीक है जी। उदाहरण क्या है? कटे आस्ते, लिखो कटे आस्ते। कटे आस्ते किसका उदाहरण है? ऑप्सलेसिक आधार का। कटे आस्ते का मतलब क्या होता है? चटाई पर, आस्ते मतलब बैठता है, किस पर जी? हाँ जी, नमस्कार जयंतिमा दुबे जी, है, चटाई पर बैठता है। जैसे आप किसी चटाई पर बैठते हो, लेटते हो, है, जो छात्र बाहर रहते हैं माना, है, तो अपना चटाई उटाई बिछा के बढ़िया आराम से लेटते हैं, बिस्तर लगा के ना जी। तो जब आप चटाई पर लेटते हो, तो आपका स्पर्श उस चटाई से होता है कि नहीं होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चटाई नीचे, आप चटाई और आपके बीच में जगह है, आप इतने ऊपर उड़ते हुए लेटे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। आपका स्पर्श, आप जब लेटते हैं तो आपका आधार आपकी चटाई होती है, और चटाई से आपका स्पर्श होता है, इसलिए उस समय जो कट का मतलब होता है चटाई, ठीक है जी। और उस समय जो आपकी चटाई होगी, आपके लिए किस प्रकार का आधार है? ऑप्सलेसिक है, वैषयिक है, या फिर अभिव्यापक है? तब कहोगे ऑप्सलेसिक होगा। समझ में आ गया होगा? आई बात गई समझ में? राहुल मधेसिया जी, अरे क्या बताएं भाई साहब, हैं, देखो
हमें भी पता है कि हमारे छात्र वहां वेट कर रहे थे और हमें भी आपका ध्यान था, हमारे दिमाग में आप ही लोग चल रहे थे, सच बता रहा हूं, है ना जी। तो कटे आस्ते किसका उदाहरण? औपश्लेषिक आधार का, है ना जी। आगे चलें, आगे बढ़ें। दूसरा का है वैषयिक। वैषयिक आधार क्या होता है जान लो। यह जो है विषयगत आधार होता है। किसी विशेष विषय में आपकी इच्छा जाहिर होना, वो विषयगत आधार है। किसी विषयगत, किसी विशेष विषय में, जैसे इसका एक उदाहरण आता है बहुत प्यारा सा और अच्छा सा, लल्लन टॉप सा। तो बोले 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 तो कौन सा? कहते हैं मोक्षे इच्छा अस्ति। कौन सी? मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति किसका उदाहरण है? पूछेगा एग्जाम में ऐसे देख के, बताओ मोक्षे इच्छा अस्ति किस प्रकार के आधार का उदाहरण है? औपश्लेषिक का, वैषयिक का या फिर अभिव्यापक का? समझे ना जी। तो क्या बताओगे जी? ये वैषयिक आधार का उदाहरण है। आई बात है समझ में? समझे कि नहीं समझे बंधु, है ना जी। ये उदाहरण है, ठीक है। अब मोक्ष में इच्छा है, जरा हमको बताओ, तनी सुनो, क्या मोक्ष में इच्छा है? मोक्षे इच्छा अस्ति, क्या आपकी मोक्ष में इच्छा है? हाँ मोक्षे, बहुत राहुल जी, बहुत बढ़िया जी, अंकुर भाई जी। नरके इच्छा से, नरके, राहुल मधेसिया, नरके नहीं, मोक्ष में इच्छा है कि नहीं है? सब कहेंगे हाँ मोक्ष में इच्छा है। किमर्थम? क्योंकि हर प्राणी चाहता कि टीचर बनने वाला जो टेंशन हमारे दिमाग में है, हम ये पता लगा फिर से जन्म ले लिए, कहेंगे फिर से वैकेंसी देखो, पुनः आप पृथ्वी पर आए, पुनः जन्म लिए, कहें भैया फिर से टेट देना है, फिर से एस्टेट देना है, फिर से गुरुजी बनना है, अलाट ऑफ समस्या है बहुत सारी समस्या पृथ्वी पर, इसलिए मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्षे इच्छा अस्ति। तो ये आपकी इच्छा जाहिर हो रही किसके प्रति? मोक्ष के प्रति, एक विशेष विषय के प्रति। अतः यहां पर मोक्षे पद में कैसा आधार है? यहां पर आपके मोक्ष का, यहां पे आपकी इच्छा का आधार मोक्ष है, तो मोक्ष में लग गई सप्तमी और मोक्ष में लग गया अधिकरण कारक। यह आधार कैसा है? तो वैषयिक आधार कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दूं। नहीं समझ में आ रही है सर? क्या नहीं आ रही है? जरा बताएं क्या नहीं आ रहा है भाई पूजा गुप्ता जी। आधार है, आधार मतलब जानते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन है, इसका आधार क्या है? इस हथेली पे रख दिए तो इस पेन का आधार क्या है? हथेली है। आप कुर्सी पर बैठे हो तो उस समय आपका आधार क्या है? आपकी कुर्सी है, उसी आधार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और लेकिन 3 टाइप्स ऑफ आधार, यहां 3 प्रकार बताएंगे। एक औपश्लेषिक, जो आपको मैं बता रहा हूं, ये पेन हमारी हथेली पे रखा हुआ, तो इस पेन के लिए हमारी हथेली कैसा आधार है? औपश्लेषिक, क्योंकि इस हथेली से इस पेन का स्पर्श है, इसलिए ये क्या है? औपश्लेषिक है। वैषयिक में क्या होता है? यह विषयगत होता है, किसी विशेष विषय में आपकी इच्छा जाहिर करना। तो मोक्ष में इच्छा है और आएगा तो यही उदाहरण आएगा, इसके सिवा कोई नहीं है। कि जान लो, ये समझ के पढ़ो, घबराओ नहीं कि वहां कुछ और पूछ लिया, नहीं। अगर आपके एग्जाम में मोक्षे, ये पूरी मैं गारंटी लेता हूं 99.9%, 0.1% छोड़ देते हैं, और नहीं तो ढूंढो कहां गए, चंद्रा सर बड़ा बताते थे यही वाला आएगा है 100%। तो 99.9% में यही उदाहरण आएगा, ठीक है। आगे आते हैं अभिव्यापक। कैसा आधार? अभिव्यापक आधार। हां क्या जी? अभिव्यापक आधार। अब बताओ, जैसे आसंदे तिष्ठति है, आसंदे मतलब क्या? कुर्सी, कुर्सी पर बैठता है, ठीक है जी। अभिव्यापक, नाम से ही पता चल गया क्योंकि व्याप्त होगा, है ये बृहद व्याप्त होगा। कौन? अभिव्यापक आधार, है ना जी। या कैसा होगा जी? कि ये व्यापक आधार होगा। ठीक है, अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक से तात्पर्य क्या हो जाता है मेरे प्यारों? अभिव्यापक से तात्पर्य होता है कि कहीं ये इसका बृहद होगा, कहीं पर उसकी संभावना संपूर्णता में दिखाई देगी। एक उदाहरण लिखिए तब समझिए। अभिव्यापक का इसमें एक को 2-2.5 उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे तिलेषु तैलम। क्या जी? तिलेषु तैलम। क्या मिल जाएगा जी? तिलेषु तैलम, तिल में तेल है। तिलेषु तैलम से तात्पर्य क्या है? ध्यान देना, अभिव्यापक शब्द की अभिव्यंजना अपने दिमाग में रखना और तिलेषु तैलम का अर्थ समझना। कोई एक तिल है, कोई एक, माना बहुत इतना सारा तिल रखा, उसमें एक तिल निकालो और उसमें कहो कि तिल में तेल है।
ये बताओ उस तिल में, ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई तिल के दाएं भाग में तेल है बाएं भाग में तेल नहीं, उस संपूर्ण तिल में तेल व्याप्त है। इसका अर्थ यही बता रहा है कि संपूर्ण तिल में तेल व्याप्त है, इसलिए यहां तिल में क्या है, क्या सप्तमी लगी है, अधिकरण कारक है। तिल में तेल है, आधार क्या है, तिल, तेल का आधार यहां पे क्या है, तिल, तो तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है। ऐसा नहीं कि 1 किलो तिल लाए कह दो भैया आधा निकालो, आधे में तेल नहीं है तिल में, नहीं होगा, चाहे इतना ही तेल होगा, लेकिन होता है उसकी वो अभिव्यापक रूप में है, वो बृहद रूप में कुल पाया जा रहा है, संपूर्णता का बोध करा रहा है। तो ये कैसा हो गया आधार, ये अभिव्यापक आधार कहलाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलें, कोई बात नहीं। मेन किताबें क्या होती हैं, किताबें हम पढ़ लेंगे लेकिन समझना भी तो आना चाहिए ना, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है आप लेके बैठे हैं, पढ़िए किताब पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन आना भी तो चाहिए। आखिर क्यों तिलेषु तैलम में एक और एक लिख लो, है ना जी। कहते हैं पयसि घृतम, इसको पक्का समझाओगे, समझ जाओगे इसको। पयसि घृतम, इसके 3 उदाहरण हैं। ठीक है जी, पयसि घृतम कैसे, पयसि मतलब होता है दुग्ध, दूध, घृतम मतलब घी। सबके घर में बढ़िया दूध हो रहा होगा और माताजी बढ़िया बिलोह के जो है उसमें से घी निकाल रही होंगी, है। तो अब जब आपके यहां 1 लीटर दूध आए और उस 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध पात्र में रखा हो, तो क्या आप कह सकते हैं कि भाई इस 1 लीटर दूध में जो दाईं तरफ वाला भाग है इसमें घी है, ये नहीं है? कैसे कह सकते हो? उस संपूर्ण दूध में घी व्याप्त है, अभिव्यापक रूप से, अभिव्यापक रूप से व्याप्त है संपूर्ण घी में, सॉरी संपूर्ण दूध में घी व्याप्त है। तो यहां संपूर्णता का बोध कौन है? पयसि, संपूर्ण दूध में, पूरे के पूरे 1 लीटर दूध में घी है, चाहे इतना ही हो, है ना जी। तो पयसि घृतम, दूध में घी है। ठीक है जी, तो यहां पयसि पद में लग गया है क्या, आपकी सप्तमी। कौन सी लग गई है जी? सप्तमी और अधिकरण कारक। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो समस्या और कोई दिक्कत? कहीं जाना नहीं, बता दे रहे हैं, चुप पे। शुक्रिया राहुल मधेसिया जी। आगे आओ, आगे चलते हैं प्रिय छात्रों, भागना नहीं है, बता दे रहे हैं, तिलेषु तैलम। एक और लिख लो अपने टाइप वाला उदाहरण, और समझ में आ जाएगा। कहते हैं क्या, कहते हैं सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। क्या कहते हैं जी? सर्वस्मिन, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। ध्यान देना, अभिव्यापक को दिमाग में रखना और उसके बाद पढ़ना, और एक बार मना है तो 2 बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति आएगा तो इन तीनों में से वही उदाहरण आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति से तात्पर्य क्या है? सभी में आत्मा है। अरे भैया काहे डरा रहे हो? ये जितने लोग वीडियो देख रहे हो, तनी बताओ कि सब में आत्मा है कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं बिना आत्मा का बैठा हो, है? अब बच के रहे ना, समझे ना? काजल चौधरी जी, हैं, आर शर्मा जी, शिखा जी, जिज्ञासा प्रजापति जी, उज्ज्वला जी। आप इतने देर तक पढ़ाते हैं सर। हाँ जी, जानते हैं जी, पयसि घृतम, दूध जैसे हुआ वैसे सर्वस्मिन आत्मा, सभी में आत्मा व्याप्त है। यहां पर जो आत्मा की व्याप्ति है सर्वत्र है, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा है ये जो 72 लोग देख रहे हैं, 72 लोग, इसमें 50 लोगों में आत्मा है और 22 लोगों में, 20-22 लोगों में आत्मा नहीं है। ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो, क्योंकि आत्मा की व्याप्ति यहां कुल बताए कि सभी में आत्मा है, सब में आत्मा है। तो ये कैसा आधार हुआ? अभिव्यापक आधार हुआ। ठीक है जी, ऐसा नहीं कहा गया कि 10-15 लोगों का समूह है, कह रहे भाई 15 में से 10 लोगों में आत्मा है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा की व्याप्ति सब में होती है, सब में आत्मा होती है। तो यहां पर क्या दिखलाया जा रहा है? यहां पर व्यापक रूप में दिखलाया जा रहा है कि भाई आत्मा इनके पास भी है, उनके पास भी है, उनके पास भी है। ठीक है, इसलिए कैसा आधार हुआ? अभिव्यापक आधार हुआ। पयसि घृतम, संपूर्ण 1 लीटर दूध में घी व्याप्त है। ठीक है जी, अतः जो है उस संपूर्ण घी, संपूर्ण दूध में घी व्याप्त है, तो वहां वो अभिव्यापक का जो है बोध करा रहा है हमें। ठीक है जी, अब थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। मेरे में नहीं है सर, है कहा नहीं है, कोनो दिक्कत? आत्मा नहीं है, अचानक पकड़ लो, दूर रहे ना भैया, ही नहीं तो फूंक मारेंगे आप बिना आत्मा वाले। ये बिना आत्मा वाले भी हमारे आ गए हैं,
बड़े आए, मारे खींच के, आओ आओ आओ, संस्कृत विराट में पूरी आत्मा दी जाएगी। ध्यान देना। अब देखो प्रश्न कैसे बनता है, चूंकि भाई पढ़ तो लिए, अब प्रश्न कैसे बनता है ये जान लो, है ना जी। और देख लो नीलम राजपूत जी, जितने छात्र जुड़े हुए हैं, सोनी वर्मा जी, ये आप पूछेगा कि संस्कृत आधार कितने प्रकार का, तो क्या बताना, 3। कौन कौन से, बोलो मेरे साथ बोलो, मुंह से आवाज आनी चाहिए, बता दे रहा हूं, आपके आवाज आनी चाहिए, हम सुन रहे हैं। बोलो औपश्लेषिक आधार, बोलो बोलो कौन सा, बोलो बोलो औपश्लेषिक आधार। दूसरा का वैषयिक आधार। तीसरा अभिव्यापक आधार। आधार हो गए 3 और सबके अपने 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 उदाहरण हैं। आई बात गई समझ में। जैसे कभी पूछे निम्नलिखित में से औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है, तो ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। तो औपश्लेषिक आधार का उदाहरण क्या है, तो कहोगे कटे आस्ते। कौन सा जी, कटे आस्ते। ये किसका उदाहरण है, कटे आस्ते। कटे में लगी है सप्तमी, ठीक है। आगे आते हैं, दे देगा कि भाई मोक्षे इच्छा अस्ति, यह किस प्रकार के आधार के अंतर्गत आता है, तो एक का उदाहरण याद कर लेना कि आपकी इच्छा किस में, मोक्ष में, है ना जी। तो मोक्षे इच्छा अस्ति, यह कैसा है, कहेंगे यह वैषयिक आधार है। कैसा है जी, वैषयिक आधार है। आई बात गई समझ में, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी पूछेगा जरा बताएं कि सर्वस्मिन आत्मा अस्ति के किस पद में लगी है सप्तमी, तो आत्मा की व्याप्ति सब में दिखलाई जा रही है? रमेश, महेश, सुरेश, गणेश सब में, तो वहां पर सर्वस्मिन पद में सप्तमी लगी है। और यह सर्वस्मिन पद कैसा है, अभिव्यापक आधार है, वैषयिक आधार है या औपश्लेषिक। तो आपने पढ़ा है कि अभिव्यापक आधार में 3 उदाहरण होते हैं, तिलेषु तैलम, पयसि घृतम, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। ये तिलेषु तैलम थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। आई बात गई समझ में, क्या मुस्कुराते हैं जी, है वाह क्या बात है। बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति का, है ना जी। इतनी रात में अगर हमसे जुड़े हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, इतना मेरे साथ है लगे रहने के लिए। बाकी चलते हैं। इतना समझ में आ गया, नहीं आया होगा कोई भी दिक्कत नहीं। अभी हम जब डाउट क्लास लेंगे, प्रकरण वाइज में डाउट क्लास दूंगा, समझे ना जी। हाँ, लेकिन पेड क्लास वालों का, ठीक है। हाँ, तो उनसे उनका चाहिए, मैं सेशन जब पूरा हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक बार संधि का, एक बार समास का, कारक का, जितने टॉपिक हैं, आपको जो डाउट होगा अब अभी से मैं कह रहा हूं पढ़ते समय अलग किए रहना, ताकि उस समय पूछो तो हमको बता पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। संस्कृत को से पूरा निचोड़ के आपको दे देना है, बता दे रहा हूं। संस्कृत आपसे दूर नहीं जानी चाहिए, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। बस आपका सहयोग, आप लगातार जो जो पढ़ाऊं पढ़ते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो, संस्कृत कहीं जाने नहीं दूंगा। आओ आगे चलते हैं, आगे बढ़े, आओ चलें। ये हो गया आपका आधारोधिकरणम। आधारोधिकरण, आधार में अधिकरण होता है, आधार 3 प्रकार का होता है। ये सबका अपना अपना उदाहरण। फिर आगे चलें, आगे चलें, आगे चलो। फिर कहते हैं सप्तम में अधिकरणे चा। कौन सा जी, भाई सबकी उपस्थिति थोड़ा और बढ़ा दो, है और थोड़ा बढ़ा दो। अब जहां जहां अधिकरण कारक वहां वहां सप्तमी विभक्ति होती है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। कहां कहां, जहां जहां आधार वहां वहां सप्तमी। कोई समस्या तो नास्ति, कोई समस्या तो नहीं है। आओ देखते हैं एक अगला सूत्र आपके लिए हम देते हैं। अगला सूत्र चलो जरा छापो, मतलब बोले तो लिखो। कहते हैं साध्व साधु प्रयोगे चा। बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ बोलोगे सब लोग, बोलो तेज से मत बोलो, बगल वाला जग जाएगा तो बहुत मारेगा। हाँ, बड़े आए उसके कान में बोल दो जाके, साध्व साधु प्रयोगे चा। बोलो बोलो बोलो, साध्व साधु प्रयोगे चा, साध्व साधु प्रयोगे चा। ऐसे ही बोलना है, साध्व साधु प्रयोगे चा। ये सूत्र है आपका क्या, साध्व साधु प्रयोगे चा। सब एक में जोड़ के लिखो, है ये साधु साधु प्रयोगे चा। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे तो समझ जाओ बाबू। साध्व साधु प्रयोगे चा, समझ गए ना जी। साधु साधु क्या है, सूत्र है। अब पूछेगा साधु साधु प्रयोगे चा, बताओ किस कारक का सूत्र है। तो बताओ ना जी किस कारक का सूत्र है। बोलो बोलो, साधु साधु प्रयोगे चा, बोलो ना जी किस कारक का सूत्र है। तब कहोगे, आपका उत्तर होगा, भूलोगे नहीं, अधिकरण कारक का।
देखिए जी, मैं आपसे इसलिए बुलवाता हूं, आपसे इसलिए उच्चारण करवाता हूं। देखो, कंजूसी मत करना, क्योंकि आप जितना बोले रहोगे एग्जाम में वो ध्वनि आपको यहां पे झंकृत होगी, वो ध्वनि आपको याद आती, साध्व साधु प्रयोगे चा, ये ध्वनि याद आएगी तो आप बिठा लोगे, साध्व साधु प्रयोगे चा। अधिकरण कारक होता है और सप्तमी विभक्ति होती है। आइए मतलब समझ लेते हैं। आओ इसका अर्थ जानते हैं, साध्व साधु प्रयोगी चा का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है सबका। जितने छात्र हैं सबसे निवेदन है, प्लीज सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी सामने की जो उपस्थिति होती है, जो आपकी उपस्थिति होती है, यही हमारी ऊर्जा होती है, यही हमारा डिनर है, यही हमारा है बोले तो ग्लूकोन डी है। आओ, इसमें दो चीजें हैं, एक है साधु, कौन बोले 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 तो कौन अजी साधु, और एक पद है साधु असाधु, और एक पद क्या है असाधु। प्रयोगे मतलब प्रयोग में है, साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में का होता अधिकरण कारक, और सप्तम में अधिकरणे चा से सप्तमी विभक्ति होती है। बोल रहे हो कि नहीं? बोलना भाई। सोनी वर्मा जी और एस के यादव जी, राध्वी मौर्य जी, जितने छात्र हैं और जिनको पेड क्लास लेनी है उनको मैं बता चुका हूं, पेड क्लास के लिए आप ये लिखा हुआ नंबर है 7985789062 पर, वो चाहे टेट, सुपर टेट, सी टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत को इंडिविजुअल स्पेशल रूप में संस्कृत पढ़ना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम लिख के, और साथ में जो है आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, पेड क्लास के लिए। तो साधु और असाधु दो शब्द रट लेना, मतलब ध्यान में रख लेना, कौन कौन से, साधु और असाधु। एक साधु शब्द है, एक असाधु। पर्टिकुलर ये शब्द उस किसी उदाहरण में दिख जाए, कौन सा, साधु शब्द लिखा हो, असाधु। अब साधु का मतलब वो ये दाढ़ी वाला साधु नहीं है, कमंडल वाला साधु नहीं, साधु से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति। साधु से तात्पर्य क्या है, सज्जन व्यक्ति, और असाधु से तात्पर्य उसी का अपोजिट बना लो, विलोम बना लो ना जी। क्या होता है जी, विलोम बना लीजिए जी। भाई चिल्लाकर बोल रहे हैं पूजा गुप्ता जी, आप तो समझते होंगे कि इसी चिल्लाने में कितनी एनर्जी लगती है ना जी। क्या करें, हैं आपको, अब इतना बढ़िया पढ़ते हो कि बोलने पर हम मजबूर हो जाते हैं, है ना जी। आओ आओ इधर आओ। तो जानते हैं ना जी, साधु असाधु के प्रयोग में अधिकरण कारक और सप्तमी होती है। और ये भी ध्यान, कहाँ लगाओगे सप्तमी, है जिसके प्रति साधुता दिखलाई जाए, मतलब जिसके प्रति सज्जनता दिखलाई जाए उसमें लगेगी। साधु शब्द में कभी अधिकरण कारक या सप्तमी नहीं लगेगी। कहां लगेगी, ध्यान से सुन लेना, साधु और असाधु के प्रयोग में है जिसके प्रति, लिख लो नोट करके लिख लो, लिख लेना, बता दे रहे हैं, जिसके प्रति साधुता मतलब सज्जनता एवं या फिर असज्जनता मतलब असाधुता दिखलाई जाए, असाधुता दिखाई जाए, उसमें अधिकरण कारक और सप्तमी होती है। अधिकरण कारक और सप्तमी होती है। याद रखना, पहले तो आपको एक उदाहरण देता है कि भाई ये उदाहरण किस सूत्र से बना हुआ है। तो किसी भी उदाहरण में साधु शब्द का प्रयोग हो या असाधु, तो सोचो कौन सा सूत्र लगा है। अगर किसी भी पद में एक में साधु शब्द का प्रयोग हो, एक में असाधु शब्द का प्रयोग हो, तो अगर कहीं पर भी किसी उदाहरण में ये दोनों शब्द आपको दिख जाएं, तो समझो वह उदाहरण किस सूत्र के अंतर्गत आता है। तो किस सूत्र के अंतर्गत आता है, तब आप कहोगे वह साध्व साधु प्रयोगे च, इस सूत्र के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, है ना जी। एक उदाहरण देख लेते हैं, चलो उदाहरण देख लेते हैं ना जी, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण जी, उदाहरण आओ देखते हैं ना जी, आओ मिलके देखें। जैसे है, कहते हैं कृष्ण मातरि साधु, बोलो बोलो बोलो, कृष्ण मातरि साधु, बोलो बोलो बोलो, कृष्ण मातरि साधु। अस्तु,
कोई दिक्कत? कृष्ण जो है मातरी मतलब अपने माता के प्रति साधु है। अब यही एग्जाम्पल दे देगा माना एग्जाम में, बताएगा कृष्ण मातरी साधु, इस वाक्य में सप्तमी लगी कहाँ है, अधिकरण कारक लगा कहाँ है, जरा बताओ सोने वालों। शुक्रिया जी प्रीति सिंह जी। कृष्ण, ये आप लोगों का, आप लोग पढ़ते बढ़िया हो तो मजबूर कर देते हो। ये आपका कोई टीचर तभी अच्छा पढ़ा पाता है जब सामने वाला है बोले तो छात्र जब इतनी उत्सुकता और इतनी विनम्रता के साथ इतने अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई भी टीचर मजबूर हो जाएगा ऐसा पढ़ाने के लिए है। तो बताओ कृष्ण मातरी साधु किस पद में सप्तमी लगी है, जरा बता दो हमको तो। राधे गुर्जर जी कह रहे ये मैं कहाँ आ गया, आप सही जगह आए हैं, अभी तक कहीं और थे आप। टीच करते हैं शुक्रिया आकृति यादव जी। जितने छात्र हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका प्यार, आपका दुलार सारे छात्रों का संस्कृत चंद्रा के प्रति। हम कुछ नहीं है, सब संस्कृत चंद्रा के हैं, ये सब संस्कृत चंद्रा है ना जी, बस यही है। और प्रिय छात्रों आपका प्यार, आप दुलार लगातार ऐसे मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए, है ना जी। कृष्ण मातारी साधु में किस पद में, जरा लिख के हमको बताओ, पहले जल्दी बताओ क्योंकि मैंने आपको अर्थ बताया है। कहाँ लगा है जी, मातरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चूंकि आपको कहा गया ना कि ये साधु और जिसके प्रति साधुता और असाधुता दिखलाई जाएगी उसमें लगाना है। साधु और असाधु शब्द में कभी अधिकरण या सप्तमी नहीं होगी। तो कृष्ण किसके प्रति साधुता दिखला रहा है, कृष्ण किसके प्रति सज्जन है, कहे माता के प्रति है। तो माता में लग गया सप्तमी एक वचन और हो गया मातरी, जैसे पितरी वैसे मातरी। अस्तु, कोनो दिक्कत तो नहीं बंधु, कौनो समस्या तो नहीं है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपके टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कृष्ण मातरी साधु, मातरी पद में आपका सप्तमी विभक्ति लगी है। सूत्र कौन सा प्रयोग, किस सूत्र से यहां पर हो रहा है, तब आप कहोगे यहां पर आपका सूत्र लगा हुआ है कौन सा कौन सा कौन सा, साध साधु प्रयोगे चा। अस्तु, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एकम उदाहरण इतोपि लिखत, कहते हैं वही कृष्ण जो है अपनी माता के प्रति साधु थे। तो कृष्ण मातुले, देखो कर्ता कोई भी हो सकता है, यही राम हो सकता है, कृष्णा है, राहुल हो सकता है, यहाँ पे रेणु शर्मा हो सकता है, काजल हो सकता है, अन्वी शुक्ला हो सकता है, राहुल मधेसिया हो सकता है। जितने छात्र कि कर्ता, विनय गांधी, कोई भी एक जो है इसमें कर्ता कोई हो सकता है। जैसे कृष्ण मातुले असाधु, किसके, मातुले असाधु, मतलब कृष्ण जो है अपने मामा के प्रति, तो भैया आपसे बढ़िया कौन जानता है? आप तो जानते हैं मामा के विषय में, असाधु है, मामा के लिए कैसे था, असाधुता है। शकुनी मामा के लिए कैसे थे, असाधु थे कि नहीं थे, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी जी, टीजी में था, टीजीटी में था जी। अरे भाई व्याकरण कहीं चेंज नहीं होता है, तो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, है ना जी, समझे, केआईपी इंटर कॉलेज जी। और सारा व्याकरण, सारा का सारा कारक मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है, ये पब्लिक क्लास है आपके लिए कर दी गई है, क्योंकि जो पेड क्लास के छात्र हैं वो बोले हैं कि नहीं नहीं सर, इन लोगों को भी थोड़ा सा मतलब पब्लिक आप पढ़ा दीजिए। तो कृष्ण अपने मामा के प्रति, मातुला मतलब मामा होता है, सप्तमी लगी मातुले बन गया, अपने मामा के प्रति हमेशा असाधु रहे हैं, ठीक है जी। तो किसके प्रति असाधुता दिखलाई जा रही है, मामा के प्रति। और मामा की संस्कृत क्या होती है, मातुला, मातुला हमें लगाया सप्तमी, मातुले बन गया। आई बात गई समझ में, कौनो समस्या, कौनो दिक्कत नास्ती न जी, अग्रे चला महा। आगे बढ़ते हैं जी, कोई दिक्कत कोई समस्या, बस ये सूत्र पढ़ा के इसके बाद जो सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक पढ़ा के हम आपसे विदा लेंगे। जितने छात्र हैं बहुत बहुत स्वागत है सभी का। अगला जो है हम अगला सूत्र रखें, चलें आगे। कोई दिक्कत इसमें जी, समर जी, कोई समस्या जी? जितने छात्र हैं देखिए जी, लाइक करना ये आपका परम कर्तव्य है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, क्योंकि हम पूरी मेहनत के साथ आपको बिल्कुल आपको बेस्ट कंटेंट के साथ आपको मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राधेश्याम गुर्जर आटा चक्की वाला है, वाह क्या बात है, एकदम है बढ़िया। चक्की वाला आटा खाए खाए के बढ़िया उत्तर दो और बताया करो, डेली आया करो, समझे? राधेश्याम गुर्जर जी बहुत स्वागत है आपका। भाई आप तुम लोग इनके यहाँ लिखवा दो 4-5 किलो आटा, हाँ आटा लेके आया करो डेली, समझे गुर्जर जी? आओ अगला सूत्र छापो अगला सूत्र छापो, यतश्च निर्धारणम, क्या जी? यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धार, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है।
यतश्च निर्धारणम, बोलो बोलो बोलो, यतश्च निर्धारणम, और एक बार बोलो, यतश्च निर्धारणम। क्या जी? कहते हैं यतश्च निर्धारणम, मेरे साथ उच्चारण करोगे। जितने छात्र हैं सबका बहुत स्वागत है, वंदन है। जितने छात्र हैं, यहां से थोड़ा सा इसको है निर्धारणम अलग कर दो, है कर देता हूं, चलो जी। हाँ, तो जितने छात्र हैं यतश्च निर्धारणम, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। यतश्च निर्धारणम हमारे साथ बोलोगे, जितने छात्र हो उच्चारण करोगे। भाग के जाना नहीं, आटे वाला आटा वाटा लेके आओ, बढ़िया खा पी के उत्तर करो कि बोलो आज थोड़ा लेट सो लेना भैया, है हम भी तो जग रहे हैं। भागते हुए आप के लिए आए कि नहीं, एक आध क्लास आपको जरूर दे मिलना चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अब मैंने कहा आप हमारे किडनियों में रहते हैं। यतश्च निर्धारणम बोलोगे तभी आगे पढ़ाएंगे। आवाज यहां तक आ रही, चाहे चुप्पे लेटे लेटे बोलो, सब शांत है, तो यतश्च निर्धारणम ऐसे बोलो तब भी हम सुन लेंगे, लेकिन बोलना है सबको। यतश्च निर्धारणम, आंखें बंद करके बोलो, आंख बंद करो और बोलो यतश्च निर्धारणम। ऊपर देख के बोलो, अंधेरा अधिक नहीं तभी बोलो यतश्च निर्धारणम। हाँ, इसका मतलब समझ लेते हैं यतश्च निर्धारणम का। यतः च निर्धारणम, क्या जी? कहते हैं यतः 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 च निर्धारणम, ठीक है जी, यतः च निर्धारणम। अस्तु, यही तो बताया गया है, यही इतना तो इस सूत्र में लिखा गया है। क्या? यतः च निर्धारणम, उसी का बन गया यतश्च निर्धारणम। बना कि नहीं बना, है ना जी? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। आटा कम खाओ, पहले सूत्र खाओ। इधर आओ, सूत्र का रसपान करें। यतः मतलब जहां से, हैं ध्यान से सुनना, नहीं तो स्लिप हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चूंकि हो सकता है कि आपको भाई आता हो, अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा में सब गड़बड़ हो जाता है। परीक्षा में क्या आता है, जो आप पढ़े रहते हो कुछ शब्द आपके दिमाग में रहते हैं, जो आप पढ़े रहते हो कुछ लाइनें आपकी आंखों में नृत्य करती रहती हैं, एग्जाम में वो याद आता है, ठीक है। तो यतः मतलब होता है जहां से, निर्धारण मतलब निर्धारण किया जाए, है जी। यतः मतलब जहां से निर्धारण किया जाए, जहां से क्या, निर्धारणम मतलब निर्धारण किया जाए, है किसी भी चीज का निर्धारण किया जाए। चा मतलब होता है और, चा मतलब क्या होता है और, तो कह रहे हैं जहां से निर्धारण किया जाए तो उसमें होती है अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति। चा मतलब और से तात्पर्य यहां पर है षष्ठी से। सप्तमी और षष्ठी दोनों लगा सकते हो। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि यतश्च निर्धारणम सूत्र किन किन विभक्तियों का विधान करता है, तो यतश्च निर्धारणम सूत्र आपको, भले कि ये सब सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक का सूत्र है, लेकिन यह सूत्र यतश्च निर्धारणम दो विभक्तियों का विधान करता है, षष्ठी और सप्तमी। किसकी जी? षष्ठी और सप्तमी, समझे ना जी। ये दो विभक्ति, चाहे षष्ठी लगाओ चाहे सप्तमी, ठीक है ना जी, चाहे षष्ठी लगाओ चाहे सप्तमी लगाओ, यह सूत्र दो विभक्तियों का विधान करता है। याद रखना, पूछेगा निम्नलिखित यतश्च निर्धारण सूत्र किस विभक्ति, चूंकि हम इसको अधिकरण कारक में ये सूत्र हम याद किए रहते हैं, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में केवल सप्तमी आता है। लेकिन नहीं, ये जो च शब्द प्रयोग हुआ है, ये च बता रहा है कि यतः च, जहां से किसी भी वस्तु का निर्धारण किया जाता है उस समूहवाची शब्द में सप्तमी लगती है, च मतलब और, षष्ठी लगती है, समझे ना जी। और क्या लगती है? षष्ठी लगती है, ऐसा यह कहता है, ठीक है जी। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, है जी। आगे चलते हैं। इसका पूरा थीम क्या होता है? यतश्च निर्धारणम आपसे कहता है कोई समूहवाची शब्द होगा। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, इसको परिभाषित, ये तो शब्दशः अर्थ था, ये शब्दशः अर्थ है, इसको थोड़ा पारिभाषिक रूप में समझो कि जब किसी समूहवाची शब्द से, समूह का मतलब ढेर सारे लोग होंगे, किसी समूहवाची शब्द से किसी गुणधर्म के आधार पर किसी एक का निर्धारण किया जाए। जैसे कहा जाए कि भाई कि संपूर्ण छात्रों में जो रमेश है वह बहुत चालाक है, तो एक छात्रों के समूह से राम को चालाक बताया जा रहा है उसके विशेष गुणधर्म के आधार पर, तो कहेंगे सर सप्तमी कहाँ लगेगी, उस राम में लगेगी या फिर उस समूह में, उस छात्रों में? तो कहेंगे नहीं नहीं, राम में सप्तमी नहीं लगेगी, वो जो समूहवाची छात्रों में, उन
उसमें सप्तमी लगेगी। कभी राम में जिसका निर्धारण किया जा रहा है उसमें सप्तमी नहीं लगती है, जहां से निर्धारण किया जा रहा है उसमें सप्तमी और अधिकरण कारक होता है ना जी। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या तो नहीं जी? आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो आ रहा है तो बढ़िया, देखो उत्तर करो, चुप चुप हाँ पढ़े रहो। और देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा, है ना जी। एक उदाहरण देख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वही वाला देते हैं। हाँ जी, कहते हैं कविषु, क्या लिखा है जी? कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। क्या लिखा गया है? कहते हैं जी क्या? कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। क्या है जी? कालिदासः श्रेष्ठः, ठीक है जी। कविषु कालिदासः एक वाक्य है और कई बार एग्जाम में भी आया है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, इसका अर्थ होता है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ध्यान देना, यतस् निर्धारण सूत्र आपके से क्या कह रहा है कि कोई समूह, कवियों का समूह, बहुत सारे कवि हुए, उन समस्त कवियों में बता रहे हैं कि जो कालिदास हैं वह श्रेष्ठ हैं। और यतस्य निर्धारणम सूत्र ही कहता है किसी समूहवाची शब्द से जब किसी एक का विशेष गुणधर्म के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है तो उस समूहवाची शब्द में सप्तमी लग जाती है और अधिकरण कारक हो जाता है। हाँ बढ़िया, बहुत ध्यान से सुनना, कहीं अगर स्लिप हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझे ना जी। किताबों में लिखा हमको सब मिल जाता है लेकिन उसको समझना भी होता है ना जी। तो अब यहाँ पे समूहवाची शब्द क्या है? कवियों में कवियों का समूह, तो उसी में लग गई सप्तमी, बन गया कविषु। क्या बन गया जी? जैसे हरिषु वैसे कविषु। क्या बन गया जी? कविषु। तो इसी में लग गई अधिकरण। पूछेगा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः में किस पद में सप्तमी लगी है? तो कविषु में लगी है। और किस पद में अधिकरण कारक हुआ है? तो कविषु में हुआ है। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः बताओ किस सूत्र का उदाहरण है? तो कहोगे यतस्य। मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, बताओ ये वाक्य किस सूत्र का हो? तो कहोगे यतस्य निर्धारणम का उदाहरण है, ठीक है। और कह रहे हैं कि चूंकि ये सूत्र कहता है दो विभक्तियों का, चाहो तो षष्ठी लगाओ चाहो तो सप्तमी। अब यहाँ कविषु में सप्तमी लगी है, सप्तमी का बहुवचन, तब भी सही है। अगर कविषु ना होके यहाँ कविनाम होता तब भी सही होता है। षष्ठी लगी होती क्या? कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः। चाहे कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः तब भी सही, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः तब भी चाहिए। यहाँ कविषु में लगी है सप्तमी, यहाँ लगी है षष्ठी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? चाहो तो ये लगाओ चाहो तो, क्योंकि यतस्य निर्धारणम सूत्र ही हमसे कहता है कि अगर ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति किसी वाक्य में नजर आ रही है कि किसी समूहवाची शब्द से किसी एक को अलग किया जा रहा है, तो समूहवाची शब्द में आप चाहो तो सप्तमी लगा दो चाहो तो षष्ठी लगा दो, दोनों आपका सही माना जाएगा, ठीक है जी। देखिए जी, एक छोटा सा निवेदन है राधे गुर्जर जी, चूँकि अगर सामने कोई पढ़ा रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि बड़ी ऊर्जा लगती है और बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए काम किया जाता है, ठीक है जी। तो प्रिय छात्र, हमारे बहुत प्रिय छात्र हैं आप, प्रिय राधे जी, आप आराम से सुकून से पढ़िए, फालतू का मतलब ऐसे कमेंट मत कीजिए कि मतलब क्या, ठीक है। आप इससे कोई दिक्कत हो हमसे पूछो, हम बताएंगे। प्रिय छात्र बुरा मत मानना, पढ़ते रहो, ठीक है जी। आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं बंदा? कोई समस्या हो बताओ, बोलो बोलो बोलो। जैसे हम कहते हैं छात्रेषु, कह सकते हैं इसे छात्रेषु, या फिर कह लो छात्राणाम, तब भी सही है। छात्राणाम मतलब षष्ठी और छात्रेषु मतलब क्या हो गया आपका? सप्तमी। छात्रेषु या छात्राणाम मोहनः चतुर है, ठीक है जी। कहते हैं छात्रों में जो मोहन है वह चतुर है, ठीक है जी। अब बहुत सारे, एक किसी क्लास में बहुत सारे छात्रों का समूह है जी, ठीक है जी। क्या है कि वो छात्रों का पूरा समूह है, उस छात्रों के समूह से कोई मोहन राम
नाम का छात्र है, उसको बतलाया जाए कि उन समस्त छात्रों में मोहन क्या है, मोहन चतुर है। तो एक उसको वहाँ से उसका पूरे समूह से उसका निर्धारण किया जा रहा है कि भाई एक मोहन है पूरे छात्रों में जो चतुर है। अब यहाँ समूहवाची शब्द क्या है, छात्रों का समूह। तो उस समूहवाची शब्द में आप यतस्य निर्धारणम सूत्र कहता है, चाहो तो सप्तमी लगाओ, चाहो तो षष्ठी लगाओ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लगा दोगे आप, क्या क्या बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे लगा दोगे आप, यहाँ लगा है छात्राणाम मोहना चतुरा, तब भी यह वाक्य सही माना जाएगा। चाहे छात्रेषु मोहना चतुरा, तब भी सही माना जाएगा। कहे तो कहे यतस्य निर्धारणम सूत्र कहता है कि ये चूंकि यहाँ पर एक स्थिति, एक सिचुएशन बन रही कि ये सिचुएशन किसी समूह से किसी एक का निर्धारण किया जा रहा है, तो समूहवाची शब्द में है जी क्या होगा, सप्तमी या षष्ठी लग जाएगी। हाँ बस खत्म करने वाले हैं, क्योंकि एक इसमें ज़्यादा सूत्र नहीं है, इसमें जो भी सूत्र थे वो हो गए हैं। यही इतना आपका सूत्र था सप्तमी में ज़्यादा, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ने में। सूत्र तो बहुत सारे हैं लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना जी। तो बस ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो आके बहुत है कि हाँ नृणाम या नृषु, या कहते हैं नदीषु गंगा श्रेष्ठा है, या नदी नाम गंगा श्रेष्ठ, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है ना जी, ऐसा कहा जाए, है ना जी। एक लिख लो, एक उदाहरण लिख लो जी। नदीषु या फिर कह लो नदी नाम, या फिर कह लो नदी नाम। एक उदाहरण और लिख लो, बस उसके बाद क्लास ऑफ करेंगे जी, चूँकि समय हो गया। भोजन वोजन कीजिए सब लोग जाके, है ना जी, हमको भी जाना है। नदीषु या नदी नाम गंगा क्या श्रेष्ठा, नदी नाम गंगा श्रेष्ठा। ठीक है जी, नदियों में गंगा क्या है, श्रेष्ठ है। नदियों में क्या है, गंगा जी श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो नदियों में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, पेरियार इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उन समस्त नदियों में किसी एक नदी को कहा जा रहा है वो श्रेष्ठ है, वो कौन, गंगा। तो गंगा में लगेगा सप्तमी की श्रेष्ठा में कि नदी नाम में है, कहेंगे नहीं नहीं नदी के समूह में लगेगा। तो चाहिए तो लगाओ सप्तमी और चाहो तो लगाओ षष्ठी, दुई को दुई नो सही। आई बात गई समझ में, कौनो समस्या तो नहीं बंधु, है ना जी, कोई समस्या तो नहीं है। और आपकी इस पावन पुनीत उपस्थिति के लिए, हाँ कि देखिए 96 लाइक है, 4 और कह दो तो 100 पहुंचा तो फिर हम जाएं। इतना तो कर सकते हैं जी। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी लग रहा हो कि हाँ गुरुजी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो लाइक करके जाओ, चुप पे खींच के मारेंगे और आएंगे तो अंगूठा पकड़ के लाइक करेंगे, बता दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। लेकिन प्रिय छात्रों, जो भी छात्र अगर पेड क्लास पढ़ना चाहते हैं संस्कृत भाषा की, ये पेड वाली क्लास आज पब्लिक किया था मैं, है तो वो कॉल कर लें, हैं वो कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस नंबर पर, तो नंबर आपका है कौन सा, कहेंगे 7985, थोड़ा सा कौन सा नंबर है जी, कहेंगे 7985789062 पे आपको चाहे कॉल कर लीजिए चाहे व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर आप व्हाट्सअप करोगे तो क्या क्या भेजोगे लिख के, तो व्हाट्सअप में आपको लिख के भेजना है क्या क्या है, व्हाट्सअप में आपको लिख के भेजना है क्या, अपना नाम, नेम लिखना है, मेल आईडी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, ठीक है जी। और जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, जो आप कोर्स लेना चाहते हैं, लाइक टेट, एस-टेट या फिर सी नामक टेट, ठीक है जी। आप कॉल कर सकते हैं। हाँ मिस कॉल मत कीजना, मिस कॉल मत करना, पूरा कॉल करना, ठीक है। हाँ बस आज के लिए इतना ही। और संस्कृत चंद्र ही हमारा टेली नामक ग्राम है, उस टेली नामक ग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, है स्वीकार से कर सकते हैं। जाइए चुप्पे नींद लेके बढ़िया से सो, ठीक है जी, और खा पी लेना। और नहीं तो कहाँ गए राधे गुर्जे जी, बोलो इनसे आटा मंगवा लेना, क्योंकि इनका आटा चक्की है और बढ़िया शुद्ध आटा खाएंगे आप लोग। लेते हैं आपसे विदा। शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। शुभ रात्रि, धन्यवाद। क्लास के बाद क्लास कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद जी।